गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस कर लिए थे। आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो पहले आप ध्यान रखिए कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है, ये इसका ठीक उल्टा कहानी है। ठीक है। जैसे अगर आप कोई फंक्शन है एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक नया फंक्शन मिल गया, मान लो ये। ठीक है। ठीक वैसे ही जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, दोबारा आपको ये मिल जाएगा। ये इंटीग्रेशन का मेन पर्पस है कि अगर ए का डेरिवेटिव बी है तो बी का इंटीग्रेशन ए होगा। ठीक है ना। और कुछ बेसिक बातें समझते हैं, बेसिक रूल्स थोड़ा ध्यान रख लो। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ऐसा, का मतलब है कि इंटीग्रेशन होना है इसका इसके रेस्पेक्ट में। इसको आप रीड करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है। तो कुछ बेसिक रूल्स है, उनको देख लो। नंबर वन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ तो आप उल्टा सोचो कि किसका डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, देखो तो। तो आपको पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। बताया था ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। यानी साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। चलो, सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव जब कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। थर्ड, याद करो हमने किया था कि tan एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, वो हो जाएगा tan एक्स। नंबर फोर बहुत यूज होगा,
वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, हाँ लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अगर आपने n की वैल्यू को -1 रख दिया है तो देखो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है बस -1 को छोड़ के। फिफ्थ, अब अगर -1 हो गया तो क्या होगा? -1 हो गया मतलब ऐसा हो गया। और याद करो हम लोग पढ़े थे कि ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x। ठीक है। सिक्स, जो आपका सबसे प्यारा है, e रेज टू द पावर x। e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव भी होता है e रेज टू द पावर x, तो इंटीग्रेशन भी वही होगा। ठीक है, बस यही था। हाँ, सेवेंथ में एक देख लो। कभी कभी आपको dx का इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा। dx को आप लिख लो 1 × dx। 1 को लिख दो x रेज टू द पावर 0 × dx। अब ये वाला फॉर्मूला ला के डाल दो तो समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा x का पावर 0 + 1/0 + 1 x आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स है जो हमको आने चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर कहीं पे ऐसा दे रखा है, हियर k इज सम कांस्टेंट, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप k को बाहर और इंटीग्रेट करेंगे fx को। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें 3x² dx, तो सबसे पहला तो काम है 3 को बाहर करें और x² dx को इंटीग्रेट करें। ये आ जाएगा x³ / 3। अब 3 से 3 काट दो, आंसर आ जाएगा x³। ठीक है। नंबर 2, अगर वही a+b a-b वाला हो, तो याद करो हम लोग डिफरेंशिएशन में सीखे थे कि ऐड करके डिफरेंशिएट करो या फिर डिफरेंशिएट करके ऐड करो, बात बराबर है। वो काम कर लेते हैं। इसको हम लिख देंगे a dx ± b dx। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x + 4 cos x dx। पहला काम है अलग अलग भी करें और कांस्टेंट को भी बाहर कर ले, दो काम एक साथ कर ले। साइन का इंटीग्रेशन हो जाना है -cos, और कॉस का हो जाना है साइन। आंसर आ गया। जान के आपको अच्छा लगेगा कि इधर चेन रूल होता तो है लेकिन हमारे काम का नहीं है। ठीक है ना।
तो फिर भी यहाँ पे चेन रूल का जरूरत पड़ेगा, तो चेन रूल से हम कैसे बचेंगे वो हम आपको बताते हैं, सुनो। देखो इधर, चेन रूल से कैसे आप बच सकते हो। सपोज करो आपके पास इंटीग्रेशन आ गया साइन एक्स प्लस बी का। आप देख सकते हैं कि ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन के लिए आपको एक तरीका मैंने बताया था, याद करो, डिफरेंशिएशन में क्या बताए थे कि आप इसको x मान के डिफरेंशिएट कर देना और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना। यहाँ पे भी वही काम करेंगे हम, x मान के इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा माइनस कॉस। याद करो, डिफरेंशिएशन में आप x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते थे, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस है, तो वहां अगर आप डिवाइड कर रहे थे तो पक्का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर आ गया माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी। ये अपने को चेन रूल वाले झंझट से बचाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, मतलब बताओ जी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब तुम तो बोलोगे हमको नहीं आता है। तो आप क्या करें, सबसे पहला तो काम ये करें कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकाल लें। रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स रेस टू द पावर हाफ, यानी ये हो गया एक्स रेस टू द पावर 3/2 बाई 3/2। ठीक लिखे है ना। ये हो गया 2/3 एक्स रेस टू द पावर 3/2। अगर x होता तो ऐसा होता, लेकिन x की जगह पे तो लीनियर वाला है, तो हम लिखेंगे आंसर होगा 2/3 3x + 4 का पावर 3/2, और साथ में जो x का कोएफिशिएंट है 3 उससे मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये वाला हमारा जो हथकंडा है जो हम डिफरेंशिएशन में अप्लाई करते थे, अगर आप ध्यान रखेंगे तो इंटीग्रेशन में आप चेन रूल से बच जाएंगे। और थोड़ा समझाता हूँ, देखो। जैसे ये आया, पहला काम है 3 को तो बाहर करो, ऐसा। और ऐसा आने के बाद आप देख सकते हो कि इसको अगर हम x समझें तो ये dx/x है, तो ये होना तो चाहिए था ln x, और x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर ले। और समझना चाहो तो और समझो। जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है 3x + 4 का, वही टेक्निक, x मान के कर दो और x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपना आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि इस तरह से हम चेन रूल से बच पाएंगे। जैसे मान लो ये करना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 4 का पावर 100, लीनियर है ये, x मान के इंटीग्रेट करो, सॉरी, x मान के इंटीग्रेट करो। तो अगर ये x होता तो इंटीग्रेशन बनता 3x + 4 का पावर 101 बाई 101, और साथ में x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करते।
तो आंसर आता 3 डिवाइडेड बाई 101, 3x + 4 का पावर 101। बोलो, मेरी बातें क्लियर है बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन के लिए? अरे बोलो, क्लियर है क्या? साइन वाले में कहाँ गया साइन वाला? नहीं बेटा, साइन वाले में डिवाइड क्यों आएगा? जब डिफरेंशिएट करते थे, मैंने उल्टा कर दिया क्या सारा? हाँ हाँ हाँ, मैंने उल्टा कर दिया है सारा। अब मैंने उल्टा कर दिया है। अरे डिफरेंशिएशन में एक्स के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे या डिवाइड? तो इधर करना होगा डिवाइड, मैंने उल्टा कर दिया है सारा। चेंज कर लो, थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने। इधर आएगा, मैंने सब जगह वही गड़बड़ी किया है। पर ध्यान कहाँ था? सब जगह इसका मतलब वही गड़बड़ी कर दिया। देखो, सब जगह ठीक कर लेते हैं। तो ये इतना हो गया और एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड, है ना? मैंने गड़बड़ कर दिया था। इधर भी अगर देखो तो एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड, यानी आ जाएगा 2/9 3x + 4 का पावर 3/2, है ना? मैंने गड़बड़ कर दिया था। इधर 3 कॉमन लिए तो ये ऐसा आ गया, और एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो ये हट जाएगा। यहाँ पे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये तो आ गया, और साथ में एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लो, बस हो गया। चलो आओ, कुछ क्वेश्चन देता हूँ, प्रैक्टिस करो फटाफट। देखो, फटाफट पहले नोट करते जाओ।
फटाफट ट्राई करते जाओ बेटा। चलो इन सबको फटाफट एकदम ट्राई करो।
प्रभाव, बात समझ में आ गया क्या? चलो मैं ना अब एक एक करके प्रॉब्लम सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है? देखो, तो पहला इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट स्टेप तो यही है।
ये हो जाना है x³/3 और ये हो जाएगा x⁻⁻² + 1 यानी इसका आंसर आ गया x³/3 और -2/x। ये आंसर आ गया। अगला था √x + 2/√x। इंटीग्रेशन ऑफ √x + 2/√x का इंटीग्रेशन करना है अपने को। चलो शुरू हो जाते हैं। x⁻⁻ ऐसा और ये x⁻⁻ ऐसा। ये हो जाना है x⁻³ 3/2 ये हो जाना है x⁻1/2 यानी ये हो गया 2/3 ऑफ x⁻³ 3/2। ठीक है, और थर्ड में आते हैं जरा। थर्ड में है x + 2/x। तो अलग अलग कर लो। 2 को बाहर कर लो, इधर आ गया। x dx का इंटीग्रेशन जो है वो आ जाना है x²/2 और 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है ln x हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आता है ये वाला। ये इंटीग्रेशन बड़ा अच्छा इंटीग्रेशन है। 4 sin² x। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं पहले। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 4, पहला काम है 4 को बाहर करें। अब ये इंटीग्रेशन नॉर्मली चेन रूल से होता है कि हम तो पढ़े ही नहीं है, तो हम अपना कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। हमने याद करो स्टार्टिंग में पढ़ा था 1 - cos 2x/2 ये होता है। 1 - cos 2x इज 2 sin²x, तो 2 2 कटा, ये आ जाएगा। बोलो ये वाला स्टेप क्लियर है सबको? ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है स्टार्टिंग में कि 1 + cos 2x इज 2 cos²x। 1 - cos 2x इज 2 sin²x। वही फॉर्मूला भी यूज किए हैं। अरे बोलो, कई बार बता चुके हैं बेटा ये। अरे फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ? एटलीस्ट 3 4 बार लिख चुके हैं हम ये।
मेरी वॉइस इको हो रही है? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अरे आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? या अभी भी है? ओहो, रुक जा रुक जा रुक जा। अब देख तो। अब कोई इशू है क्या, देख? चलो देखो। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? पहले बताओ। चलो देखो। तो अब क्या करते हैं? फिर वही काम है, टू को बाहर ले जाओ, फोर से डिवाइड करोगे तो वो टू हो जाएगा। और अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। इधर नहीं लिखते, छोड़ो, आ जाओ, दिखाई नहीं देगा आपको, इधर लिखते हैं। तो टू तो इधर आ गया, और ये इंटीग्रेशन आ गया 1 - cos 2x dx का। ये आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन। और ये आ जाएगा cos 2x dx का इंटीग्रेशन। dx का इंटीग्रेशन हो गया x। और cos 2x का आ जाएगा बेटा sin 2x डिवाइडेड बाई 2। लो, अपना आंसर आ गया। देख लो, आंसर आ गया। ये बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है, ध्यान रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को। और मेथड भी ध्यान रखो आप। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, फोर्थ में आ जाते हैं हम लोग। फोर्थ प्रॉब्लम था कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी वैसे ही होगा। 3 cos square x, ये भी वैसे ही होगा। आप इसको लिख ले 3 को बाहर। और जो कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है उसको लिख दे 1 + cos 2x/2। 3/2 आ गया बाहर। dx का इंटीग्रेशन प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन। यानी ये 3/2 और ये x प्लस cos 2x का हो जाना है sin 2x/2। ये अपना आंसर आ गया। तो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन थोड़ा सा ट्रिकी है हमारे लिए। का मेथड मैंने आपको समझा दिया है। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। के बाद तो छोटे छोटे हैं, आओ उनको तो फट से निपटा देते हैं। देखो, ये इंटीग्रेशन आपको समझ में आ रहा है कि अलग अलग कर लो? पहले तो 3 को बाहर करो।
7 को बाहर करो, बस लिख लो। ये हो जाएगा x³/3 मतलब x³। ये आ जाएगा 2x² और ये आ जाएगा 7x। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए समझ में आ रहा है, चूंकि लीनियर है तो 3x+4 का पावर 11/11, और जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। ये भी वही चक्कर है लीनियर वाला। तो 2x+7 का पावर 3/2 और x का जो कोएफिशिएंट आ रहा है उससे डिवाइड। ये भी चूंकि लीनियर है तो 3x+4 का पावर -7 + 1 -7 + 1 और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड, सॉरी। ऐसा ये भी वही होने वाला है, देख लो। 3x+4 का पावर 3/3 1/3। e⁻x का वही रह जाना है, बस -1 से डिवाइड करना है। ये वाला समझ में आ रहा है कि ये x की जगह पे ax+b आ रहा है, तो ये होना है ln ax+b, और जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। ये समझ में आ रहा है कि 3x+4 का पावर -2 + 1/-2 + 1 और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लेते हैं। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? होना तो चाहिए था -cos 2x, बाद में 2 से डिवाइड भी कर लो, ये लीनियर है ये। 3x+4 का जब इंटीग्रेशन करोगे नीचे आ रहा है तो लिखोगे 3x+4 का पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड। 3x+4 का पावर 7/4, तो ऊपर जाके हो जाएगा 3x+4 का पावर -7/4 + 1 -7/4 + 1 × 1/3। अलग अलग कर लो तो 3 को बाहर करोगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा जो कि होगा -cos x। 4 को बाहर करोगे cos x का इंटीग्रेशन आएगा जो कि होगा sin x। और ये इंटीग्रेशन फिलहाल आप नहीं कर पाओगे। क्या एक काम करो, ये कर सकते हो, sec² -tan² = 1। तो tan² को लिख दो, tan² को लिख दो sec² -1 × ऐसा x है ये। अब तो हो ही गया ना, sec² x का हो जाएगा tan x और 1 × dx का हो जाएगा x। अगर इस पूरे इंटीग्रेशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अरे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट, वरना फिर आगे बढ़ेंगे हम। और सब सो गए क्या? सर नहीं है। अरे बाकी भी किसी को कोई डाउट तो नहीं है, देख ले। तेजस,
रिधिमा, छवि, कांक्षा को तो कोई डाउट है नहीं। तेजस, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर, हाँ। और टारगेट है अपना कि इंटीग्रेशन निपटा दिया जाए, कम से कम जो बुकों में पढ़ाया जाता है वो तो कम से कम करा ही दूं। देखो, इंटीग्रेशन ना नॉर्मली दो तरह के होते हैं। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। नाम से क्लियर है कि अगर कोई इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है मतलब उसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, वो हमेशा एक वेरिएबल में आएगा, एक्स में आए, वाई में आए। लेकिन जो डेफिनेट वैल्यू इंटीग्रेशन होगा उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। ठीक है ना। और हम शुरुआत करते हैं इनडेफिनेट के साथ। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, ध्यान से सुनना जरा, एक छोटी सी बात। मान लो कि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस सी, वेयर सी सम कांस्टेंट। बच्चा बोला ठीक है, तो बड़ा आसान है, कर लेंगे हम लोग। अलग अलग कर लो आप। अलग अलग कर दिया मैंने। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो है वो हो गया 3x स्क्वायर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। तो तेजस बोला ठीक है, मतलब इसका डेरिवेटिव अगर ये आ रहा है तो एक बात कंफर्म है कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट मस्ट बी ये, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। तो आओ देखते हैं क्या होगा। लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 3 चला गया बाहर, और एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन आ गया, और ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 कटा, और आंसर आ गया एक्स क्यूब। प्रभाव बोला सर ये क्या हुआ। आप शुरुआत किए इससे, मिला ये, तो जब इसको इंटीग्रेट किए तो ये मिलना चाहिए था, ये तो नहीं मिला। का मतलब पक्का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे कि ऐसे इंटीग्रेशन जो इनडेफिनिट है, जैसे ये इनडेफिनिट है, देखो इसकी वैल्यू एक्स के टर्म में आ रही है, वेरिएबल के टर्म में आ रही है, तो ऐसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को करने के बाद आप लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म सी ऐड करेंगे, जहाँ सी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हम पता नहीं कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। बात समझ गए। हम कह रहे हैं जब इसको डिफरेंशिएट करने से ये आता है, तो इसको इंटीग्रेट करने से ये आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है। यानी उस गलती को ठीक करने के लिए मैंने बताया कि जब भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट टर्म सी ऐड कर दोगे, जहाँ सी की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे बोलो, क्लियर है ये बात। अब कुछ को लगे यार इसका मतलब अभी तक जो पढ़ रहे थे सब गलत था क्या। हाँ, एक तरह से गलत था।
अब उसको ठीक करेंगे। जैसे देखो, जैसे अभी हम कर रहे थे ये, जो करते थे वही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स लिख दो, कॉस का साइन एक्स लिख दो। पहले हम यही रुक जाया करते थे, अब एक सी ऐड कर देना बस, खेल खत्म। हियर सी इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, पहले जो आप कर रहे थे वो सही मायने में टेक्निकली गलत था, अब सी लगा देना, सब सही हो जाएगा। एक बात बताओ, साइन एक्स डी एक्स इज माइनस कॉस एक्स, ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज माइनस, या ऐसे बोलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज यूनिकली माइनस कॉस एक्स, ट्रू या फॉल्स? आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज यूनिकली माइनस कॉस एक्स। कितने बच्चे कहते हैं ट्रू है, कितने बच्चे कहते हैं फॉल्स है? जवाब दे। साइन एक्स है बेटा, साइन एक्स। बाकी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, सन्नाटे में चले गए। प्रभु जी, बोलो बोलो। हाँ फॉल्स। अरे अभी समझाया ना, कि जब आप साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो इसमें कांस्टेंट टर्म सी आएगा, और ये इसकी वैल्यू इसके बराबर तब होगी जब सी की वैल्यू जीरो होगी। तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन है? तो इनफाइनाइट में से एक सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली ये यूनिक सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखो। अगर कोई कहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज वन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स में मस्ट नन,
समझ में आ रहा है कि लाखों करोड़ों में से एक बार ये भी हो सकता है। तो मैं अगर कहता है तो बिल्कुल सही है, मस्ट कहता है तो गलत हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखें, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि भैया हमने जो पढ़ लिया है वो एकदम परम सत्य है, ऐसा नहीं है। तो इनडेफिनेट में कोई पंगा नहीं है, जो भी इंटीग्रेशन करना है करो, और फाइनली कांस्टेंट टर्म्स ही ऐड कर दो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ना उसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। अब बहुत इंपॉर्टेंस है, हम समझाएंगे आपको। और ये है इसका अपर लिमिट, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मतलब क्या है ना, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे मान लो ये कोई डिस्क है, ठीक है। डिस्क है, और थिक कर देते हैं, और ऐसा कर देते हैं। देखो ध्यान से, जैसे ये कोई डिस्क है। अब तुम कहने को तो कह सकते हो कि हाँ सर ये डिस्क है बहुत सारे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कोई बच्चा कह सकता है, जैसे आप प्याज देखते हो ना, अनियन का स्लाइस देखते हो, तो अनियन के स्लाइस में आप देखते हो कि वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा, ऐसा, ऐसा। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक डिस्क को हम ये मान सकते हैं कि ये बहुत सारे रिंग का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बहुत सारे रिंग का कॉम्बिनेशन है। कैसे? तो ऐसे आप कह सकते हो कि देखो जी, एक मिनट रुक जाओ। देखो, हम कह सकते हैं कि देखो ये एक ऐसा, एक रिंग मैंने पकड़ लिया, ठीक है। थोड़ा सा उसको छोटा करके एक और रिंग पकड़ लिए, थोड़ा और छोटा करके एक और रिंग पकड़ लिए, और छोटा करके एक और रिंग पकड़ लिए। में आपको ना देखो लिमिट का फील आना चाहिए, ठीक है ना। लिमिट का फील नहीं आया तो बस आप रोते रहोगे पूरा फिजिक्स में। दिख रहा है? तो देखो हम ये मान सकते हैं कि जैसे प्याज का एक स्लाइस अगर आप देखो तो वो डिस्क की तरह तो होता है। आप मानते हो कि डिस्क में बहुत सारे रिंग हैं, तो वैसे ही
तो हम ये मान सकते हैं कि एक डिस्क बहुत सारे रिंग से मिलकर बना, एक छोटा रिंग, फिर उसके ऊपर एक बड़ा रिंग, उसके ऊपर एक बड़ा रिंग, उसके ऊपर, अभी तो मैंने बहुत कम दिखाया, लाखों करोड़ों रिंग बनेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे लिमिट का मतलब क्या होता है? बच्चे कहते हैं लिमिट का मतलब क्या है, बताओ। तो लिमिट का मतलब ये है कि जो सबसे छोटा रिंग आप कट करोगे वो होगा इसका लोअर लिमिट। तो जो सबसे छोटा रिंग होगा उसकी रेडियस क्या होगी, बताओ जरा। जैसे मान लो आपको किसी ने बोला कि भाई आप डिस्क का एरिया निकालो। तेजस बोला ठीक है, एक काम करते हैं, इसको बहुत सारे छोटे छोटे रिंग बना लेते हैं। ठीक है। हाँ, हम कह रहे हैं कि आप इसको बहुत सारे छोटे छोटे रिंग बना लो। ठीक है। एक मिनट रुको। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि आप बहुत सारे छोटे छोटे रिंग बना लो। तेजस बोला सर सब रिंग का एरिया ऐड कर देंगे तो क्या डिस्क का एरिया आ जाएगा? तो हाँ, आ जाएगा। तो मैंने डिस्क से पूछा, मैंने तेजस से पूछा कि भाई बता कि जो सबसे छोटा रिंग पकड़ा है उसका रेडियस क्या है, तो क्या बताएगा वो? आकांक्षा, ऑलमोस्ट जीरो बोलने की जरूरत नहीं है, जीरो बोल दो। नहीं, जरूरत नहीं है, इतना फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, जीरो। वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। अब आप रिंग काटते गए, रिंग काटते गए, रिंग काटते गए, जीरो से बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जो सबसे बड़ा रिंग काटोगे उसका रेडियस क्या होगा? नहीं प्रभाव, डिस्क का रेडियस आर दिया हुआ है रे। अरे रिधिमा, अपने को तो डिस्क का रेडियस दिया हुआ है ना। जो ये कह रहे हैं ना इनफाइनाइट, इसका मतलब वो उनका जो डिस्क है ना वो इनफाइनाइट रेडियस का है। हमारा तो आर रेडियस का बड़ा अच्छा सा डिस्क है। तो जीरो जो है ना दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, और जो आर है ना वो कहलाता है अपर लिमिट। बात समझे? ये लिमिट का फील दिलाता है हमको। फिर चलो आगे हम जब पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे, अभी थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है वो समझो पहले। देखो, लेट, जब मैंने एफ एक्स को इंटीग्रेट किया तो कोई नया फंक्शन मिलेगा। मान लो ये मिला। जब आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एक नया फंक्शन मिलेगा, ये वाला। तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब ये होता है कि पहले आप इंटीग्रेट कर लें। तो इंटीग्रेशन करने से ये आ गया। अब जो ऊपर आ रहा है उसको अपर लिमिट लिख दे, जो नीचे आ रहा है उसको लोअर लिमिट बना के यहाँ लिख दे। अब जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे बी डाल दो, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां ए डाल दो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यही आपका आंसर होगा। बच्चे बोले सर थोड़ा ज्यादा ही मैथमेटिकल हो गया, कोई सिंपल बताओ। और सिंपल देखते हैं। मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है 3 sin x, लिमिट है 0 to π/2। सबसे पहला काम है 3 को बाहर करें, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cos x।
माइनस को भी बाहर करे। माइनस को बाहर नहीं करोगे तो हमेशा उल्टा पुल्टा आंसर आएगा। ऐसा। अब जहां जहां एक्स आ रहा है वहां अपर लिमिट डाल दो, तो ये हो गया कॉस पाई बाई टू। जहां जहां एक्स आ रहा है वहां लोअर लिमिट डाल दो, तो आ गया कॉस जीरो। कॉस पाई बाई टू इज जीरो, कॉस जीरो इज वन। आंसर देखो आ गया थ्री। आप देख सकते हो अब जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है वो वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड वैल्यू है। इसीलिए ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। कुछ नहीं है, सब पुराना वाला ही है, बस लिमिट डालना आपको आना चाहिए। ठीक है। हाँ, बाहर निकाला। तीन आएगा ना। तीन ही तो लिखा है बेटा, देखना। ओहो, उधर दिख नहीं रहा होगा क्या? हाँ, तीन ही लिखा है बेटा। ये तीन है, तीन। देखो देखो, हम फिर से लिख देते, रुक जाओ, देखो। जैसे अपने को करना है इंटीग्रेशन ऑफ थ्री साइन एक्स डी एक्स। थ्री को बाहर किए, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। लिमिट था जीरो से पाई बाई टू। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस को भी बाहर कर लेंगे। यहाँ पाई बाई टू, यहाँ जीरो। माइनस थ्री को अलग से लिखे, कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस जीरो। ये हो गया जीरो, ये हो गया इतना। आंसर आ गया थ्री। अरे क्लियर है बोलो। चलो, एक और करके दिखाता हूँ, चल। जैसे मान लो ये है, बोला जीरो से टू में इसको इंटीग्रेट करो। तो ध्यान से सुनना। अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम अलग अलग कर ले, या तो एक साथ कर ले। देखो कैसे करेंगे, दोनों तरीके से हम करके दिखा रहे हैं, एक ही आंसर आएगा। जो आपको ठीक लगता है कर लो। पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। थ्री बार एक्स स्क्वायर डी एक्स, जीरो से टू, फोर एक्स डी एक्स, जीरो टू टू, प्लस सिक्स डी एक्स, जीरो टू टू। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री। यानी ये हो गया एक्स क्यूब, ये टू, ये जीरो। ये आ जाएगा, टू नीचे आएगा तो ये टू बाहर रहने दो। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये टू, ये जीरो। dx का इंटीग्रेशन होगा x, ये टू, ये जीरो। अब दिख रहा है टू का पावर थ्री माइनस जीरो का पावर थ्री। ये आ गया टू इंटू टू का पावर टू माइनस जीरो का पावर टू। ये आ गया टू माइनस जीरो, सॉल्व कर दो अब। ये एट, ये एट, प्लस ट्वेल्व, आंसर 28। अब प्रभु जी बोले नहीं सर ऐसा मत करो आप, एक बार में इंटीग्रेट करो, एक बार में लिमिट डालो। चलो भाई ठीक है, एक साथ इंटीग्रेट करते हैं इसको। क्या आएगा देख के बताओ। इसका इंटीग्रेशन हो जाना है एक्स क्यूब। अगले वाले टर्म का इंटीग्रेशन हो जाना है टू एक्स स्क्वायर। अगले वाले का हो जाना है सिक्स एक्स। लिमिट डाल दिए जीरो से टू।
अब एक साथ x की जगह पे 2 डालेंगे तो आ गया 2 क्यूब, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 इंटू 2। और जब जीरो डालेंगे तो सब जीरो ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आंसर दोबारा आ गया 8 + 8 + 12 यानी कि 20। तो आप एक साथ इंटीग्रेट करके लिमिट डाल सकते हो, जो मर्जी है कर लो। बोलो इनडेफिनेट की कहानी, सॉरी डेफिनेट की कहानी क्लियर है सबको? बेसिक बात तो समझ में आ गया सबको? चलो तो कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं फटाफट। देखो, चलो फाइन करते जाना। फटाफट जरा ट्राई करते जाओ। एक एक का आंसर भेजते जाओ। चलो बताते जाओ।
फटाफट सॉल्व करते जाओ बेटा। जल्दी सारे आंसर लाइए। आओ एक एक करके सॉल्व करते हैं हम लोग, हाँ। तो शुरुआत करते हैं रूट एक्स से। क्या आएगा देखो। ये होने वाला है एक्स का पावर 3/2। ठीक है ना। अब देखो, जो भी कांस्टेंट आएगा उसको तो पहला काम है बाहर करो, तो 2/3 को तो पहले ही बाहर कर लो। 9 का पावर 3/2, 4 का पावर 3/2। तो 9 का पावर हो गया 1/2 और उसका पावर 3 यानी 27। और ये हो गया 8 यानी कि 19 यानी 38/3। अरे कितने बच्चों का ये आ गया बताओ जरा। कुछ नहीं है, सबसे होना चाहिए सब। अरे आकांक्षा दे रहा है देख। चलो तो दूसरा वाला में डिस्कस करते आ जाओ। देखो सेकंड में आ जाओ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। पहले माइनस को तो पहले बाहर। ये आएगा कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। कॉस पाई इज -1, कॉस जीरो इज 1, आंसर इज 2। देखो माइनस वगैरह को हमेशा कॉमन लिया करो, नई बात सुनोगे हमेशा गड़बड़ होगा। अब इसमें कई बच्चों ने गड़बड़ किया होगा मुझे पता है ना। कितने बच्चों ने गड़बड़ किया है बोल जरा।
बाकी बच्चों ने गड़बड़ किया क्योंकि वो कॉमन लिए नहीं होंगे, मुझे मालूम है ना। माइनस जब भी आए बेटा, कांस्टेंट आए, उसको कॉमन ले, नहीं तो हमेशा गड़बड़ करोगे। चलो आगे देखते हो। इसका इंटीग्रेशन 4x + 9 raised to the power 3/2 बाई 3/2, और x के पावर से डिवाइड भी। ये 4, ये 0। 1/6 अपना बाहर, जहां जहां एक्स आ रहा है 4 डाल दो। ये हो गया 25 का पावर 3/2, मतलब 5 का पावर 3, मतलब 125। और जब जीरो डालोगे तो आएगा 9 का पावर 3/2, यानी कि 3 का पावर 3, यानी कि 27। यानी ये आ गया 98/6, 49/3। यही आंसर हो गया, छोड़ दो यहीं पे। ठीक है, ये वाला कितने बच्चों का सही आया बताओ मुझे। चलो बिल्कुल सही। हाँ, जब फटाफट, बेसिक बातें हम लोग सीख चुके हैं, थोड़ा टाइम कम लगेगा अब। बहुत जल्दी हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये सब फंडामेंटल चीज़ें ये आपको आनी चाहिए, अगले क्लास से शुरू कर देंगे। थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन और है। ये आ जाना है x⁻⁻⁻⁻² प्लस 1/1/2। लिमिट हमारा 4, यहाँ 0। 2 आ गया ऊपर, 4⁻1/2 माइनस 0⁻1/2। आंसर इज 4। बड़ा अच्छा आंसर है। अगला जो इंटीग्रेशन है उसमें 2 को हम बाहर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा dx/x। और आपको पता है कि dx/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। ये बी, ये ए, इधर दिखता नहीं है ना तुम लोग, रुक जाओ रुक जाओ, इधर लिखते हैं, रुक जाओ। इसको लिख देते हैं 2 ln x। ये बी, ये ए, इसको यहाँ लिख देते हैं, और जगह नहीं तो इधर लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ln b माइनस ln a। और आपको पता है कि ln b माइनस ln a इज ln b/a। आंसर। ठीक है, आओ थोड़ा और आगे देखते हैं। sin² x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था आज, फिर एक बार कर लेते हैं। 1 - cos 2x/2 इंटू dx फ्रॉम 0 to π। सबसे पहला काम 1/2 को बाहर लेना, इधर dx, इधर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx 0 to π। समझ में आ रहा है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाना है, लिमिट पाई 0। cos 2x का हो जाना है sin 2x/2, लिमिट पाई 0। अब बड़ा अच्छा आगे कैलकुलेशन है, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। 1/2 तो बाहर है ही, यहाँ लिमिट डालोगे तो पाई आ जाएगा। अगर 1/2 यहाँ पे कॉमन ले लो और यहाँ पे जब डालोगे पाई,
तो ये आ जाएगा साइन 2 पाई और एक आएगा साइन 0। आपको पता है कि साइन 2 पाई इज इक्विवेलेंट टू साइन 0। साइन 2 पाई इज इक्विवेलेंट टू साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और ये भी हो गया 0, तो वो तो पूरा टर्म में 0 हो गया, तो आंसर आ गया पाई डिवाइडेड बाई 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार आपको दिखाई देगा ये। और देखो, और एक दो रह गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखो, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स ही होता है, -1 से डिवाइड, लिमिट डाल दिए 0 टू इन्फिनिटी। तो माइनस साइन कॉमन ले लो, ये आ जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये आएगा ऐसा। ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 और इसका मतलब है 1। आंसर आ गया 1। देखो, ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 क्यों है, तो मैंने इसको लिखा है ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कैन बी रिटन एज 1/e इन्फिनिटी, और ई की वैल्यू होती है 2.73, तो 2.73 रेस टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड समथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0। ठीक है, बाकी आप कर लोगे, हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई खास बात नहीं है। बोलो। अरे क्लियर है सबको ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो। चलो, अब थोड़ा इसके एप्लीकेशन में आते हैं, इसके एप्लीकेशंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, आ जाओ समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझना। ये समझ गए, समझो सब समझ गए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशंस बड़े होते हैं, खूब एप्लीकेशन होगा। ठीक है ना, तो हमको एक एक करके समझना है, इनको ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि ये कोई ग्राफ प्लॉटेड है, वाई और एक्स का ग्राफ प्लॉटेड है, और मेरी इच्छा ये है आप ये एरिया कैलकुलेट करो। दिख रहा है क्या सबको? सर देखो, अब दिख जाएगा। दिख रहा है ना, देखो एरिया। तो मेरा इंटरेस्ट ये है कि हम ये वाला एरिया कैलकुलेट करें, ये वाला। अपने को ये वाला एरिया चाहिए, और इसका इक्वेशन भी अपने को दिया हुआ है। मान लो ये x इज इक्वल टू एक्स आई है और ये x इज इक्वल टू एक्स एफ है। बोला इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो। अब तेजस बोला कि क्या सर, क्या मजाक कर रहे हो, कि टेढ़ा मेढ़ा एरिया कहाँ से निकलेगा? अरे सीधा सीधा पूछो ना आप, ऐसा वाला पूछो। ऐसा वाला पूछ के तो देखो आप कैसे हम निकालते हैं एरिया। आप ऐसा वाला तो पूछते ही नहीं हो।
अब ये वाला पूछ के देखते ना, फिर हम कैसे निकालते एरिया। लेकिन ये वाला आपसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आपको पहले से आता है, तो आपको नया बात सीखना है। कैसे इसका यूज करेंगे, ध्यान से सुनो। मान लो कि एक्सआई की वैल्यू है कुछ 1 मीटर और एक्सएफ की वैल्यू है 2 मीटर। ठीक है, ये वाला 1 मीटर है, वो वाला 2 मीटर है। चलो भाई, अच्छी बात है। मैंने क्या किया, एक ऐसा एलिमेंट मैंने काट लिया, रुक जाओ 1 मिनट। एक ऐसा एलिमेंट मैंने काट लिया। एक्स पे जाके, और ये थिकनेस बहुत छोटा है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि एक्स की वैल्यू अगर ये अगर 1 है, समझने के लिए बता रहे हैं, ये 2 है, और ये वाला अगर 1.2 है ना, तो थिकनेस जो मैंने लिया है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1.20000000001 मीटर। मतलब मैंने जो इसका थिकनेस लिया है वो छोटा है या बड़ा? छोटा कि महा छोटा? महा छोटा, है ना? मुझे एक बात बताओ, इस छोटे से वैल्यू को मुझे डेल्टा एक्स लिखना चाहिए या डी एक्स लिखना चाहिए? इस छोटे से वैल्यू को अपने को डी एक्स लिखना चाहिए या डेल्टा एक्स? मैंने बताया था ना कि जब चेंज बहुत छोटा होता है तो डी एक्स लिखते हैं, और चेंज बड़ा होता है तो डेल्टा एक्स। तो आज एक बात मैं बोल रहा हूँ, जिंदगी भर याद रखना है इसको। ये जो डी एक्स हम लेते हैं, ये 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ के ऑर्डर का होता है। और छोड़ा। आप अब कुछ को लग रहा हो यार इतना पतला है, दिखा तो बहुत ठीक रखा है, और इतना पतला बनाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं ना, ये तो दिक्कत है। इसलिए जान के थोड़ा थिक बनाए हैं आपके लिए। ठीक है, भावनाओं को समझो। जरा इस वाले स्ट्रिप को देखो। अब एक बात और बताना, रुक जाओ। ये वाला जो स्ट्रिप मैंने चूज करा है, ये रियलिटी में कैसा दिखेगा? ऐसा, कि ऐसा? 1, फीलिंग पे कंट्रोल रखते हुए बताना। आकांक्षा जी बताइए, भावनाओं को काबू रखते हुए। मैंने बोला था ना बेटा, भावनाओं पे काबू रखते हुए। आंसर है 2। अरे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप तो यहाँ पे शुरू हुए कि नहीं हुए, खत्म हो गया लाइन, अगला वाला। तो दोनों के बीच में गैप इतना कम है कि दोनों के टॉप को अगर मिलाओगे तो क्या कैसा नजर आएगा वो? फीलिंग लाओ जरा अंदर से। अब बेटा मुझे बताओ कि 1 दिखेगा या 2?
मुझे मैक्सिमम बच्चे यही बोलते हैं वन दिखेगा। अरे वन कैसे दिखेगा, इतना छोटा है वो। मतलब रियलिटी में देखो ना, लगे अरे यार पता नहीं क्या है एकदम, ये तो ऐसा तो है। दोनों स्टार्ट हुआ कि नहीं खत्म हो गया, तो वो काहे का कर्व्ड पोर्शन दिखेगा। यानी एक बात समझ में आ गया कि दिखेगा अपने को ऐसा। ठीक है। इसका हाइट अगर हम कुछ वाई मान लें, ठीक है ना, तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप हमें मिल जाएगा। एरिया ऑफ द स्ट्रिप, इस वाले स्ट्रिप का एरिया जो होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं इसका हाइट है वाई और थिकनेस हम कह रहे हैं dx, जो स्ट्रिप मैंने पकड़ा है उसका एरिया हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। तो प्रभु जी बोले, सर एक बात बताओ, आप एक तो बोल रहे हो कि 10⁻⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर का थिकनेस है, और ये लेंथ आप कह रहे हो कि पूरा का पूरा 1 मीटर है। यानी यहां से यहां तक में अपने को 10⁻⁶ स्ट्रिप मिलेगा। तो हाँ, क्योंकि जो स्ट्रिप हम पकड़ रहे हैं उनकी थिकनेस बहुत कम है, 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर का है, और ये लेंथ हमारा 1 मीटर का है मान लो। यानी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो हमको मिलने वाले हैं वो 10⁻⁶ है, उससे और ज्यादा ही मिलेंगे। तो मैंने समझाने के लिए आपको बोला है कि 10⁻⁻6 के ऑर्डर का होता है, रियलिटी में उससे भी छोटा होता है। ये बात समझ पा रहे हो क्या? हम कह रहे हैं अगर थिकनेस को अगर 10⁻⁻6 के ऑर्डर का भी मान ले, और 1 मीटर का ये रीजन अगर है, ऐसे ऐसे हमको 10⁻⁶ स्ट्रिप्स मिलेंगे। बोलो सहमत हो क्या? अब सुनो, वैसे मुझे एक बात बताओ, इसमें हम जितने भी स्ट्रिप काटेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ऐसे हम स्ट्रिप काटते जा रहे हैं। वैसे सारे स्ट्रिप जो मिलेंगे हमको, सारा लोग ऐसा वाला होगा या ऐसा वाला होगा, 1 या 2? सारे स्ट्रिप का शेप 1 या 2? हाँ, 1 का तो सवाल ही ना है अब तो। अब सुनो मेरी बात। तो तेजस बोला कि सर एक काम करते हैं ना, ऐसे ऐसे जितने स्ट्रिप पॉसिबल हैं सभी के एरियाज को ऐड कर देते हैं। ऐड करते ही जो रिक्वायर्ड एरिया आपको चाहिए वो मिल जाएगा। हम बोले हाँ यार बात तो सही कह रहा है। और एडिशन का ही बिल्कुल माइन्यूट छोटी छोटी चीजों को ऐड करने में काम आता है इंटीग्रेशन, और बड़ी बड़ी चीजों को ऐड करने में काम आता है समेशन। आपको बहुत छोटा छोटा चीज ऐड करना हो, चाहे वो कुछ भी हो, मास हो, लेंथ हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, तो एडिशन का फॉर्म बन जाता है इंटीग्रेशन। तो आप क्या करेंगे? तो अगर आपको टोटल एरिया निकालना है स्ट्रिप का, ए टोटल, तो ऐसे ऐसे जितने वाई डी एक्स पॉसिबल है हम सभी को ऐड कर देंगे। यानी एडिशन का ही दूसरा फॉर्म होता है इंटीग्रेशन, तो हम करेंगे वाई डी एक्स।
और इस वाई डी एक्स को हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेट, मतलब ऐसे ऐसे जितने भी वाई डी एक्स पॉसिबल है हम सबको ऐड करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट कर दिए। अब एकदम सोच के बताना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आप ये वाला 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 सबको जोड़ोगे तो आप पहला स्ट्रिप आपको एक्स की किस वैल्यू के लिए मिलेगा, बताओ जरा मुझे। फर्स्ट वाला स्ट्रिप आपको एक्स की किस वैल्यू के लिए मिलेगा? सन्नाटे में चले गए। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, सुन। अब मान ले मैंने रिधिमा को बोला, रिधिमा एक काम कर दो, पढ़ाई आजकल कम कर रही है, तू इस प्लेट को काट। रिधिमा को एक शार्प नाइफ दे दिया, बोले भाई इसके ना 10⁻6, इसके ना 10⁻6 स्ट्रिप्स बनेंगे। तो रिधिमा कहाँ से काटना स्टार्ट करेगी, बताना जरा मुझे। रिधिमा जो सबसे पहला स्ट्रिप काटेगी बेटा, वो कहाँ से काटेगी बोल। नहीं, जीरो से नहीं, क्योंकि इस बार हमें एरिया यहाँ से चाहिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। इस बार हम इतने एरिया में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू है xi। अरे, जब तुमको हम नाइफ देंगे, हम बोलेंगे इसको छोटे छोटे स्ट्रिप में काटो, तुम कैसे काटोगे? तुम यहाँ से काटना स्टार्ट करोगे, खटखट 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 खटखट। बोल। तो पहला वाला स्ट्रिप आपको यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है आकांक्षा जी, बताइए। x की वैल्यू क्या ले, जल्दी बोलो। यस, xi। आप यहाँ से काटना स्टार्ट किए, खट 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 यहाँ तक आए। तो लास्ट एलिमेंट कहाँ पे काटोगे, एक्स की किस वैल्यू के लिए काटोगे, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी, यस, एक्सेप्ट, खेल खत्म। ये हमको टोटल एरिया बताएगा इस वाले स्ट्रिप का जो हम निकालना चाहते थे, ये वाला, ये वाला। तो नोट करो पहले एक बार, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। एक दो छोटे छोटे काम करके हम दिखाते भी हैं, जरा फटाफट नोट कर लो। सर एक बार फिर वाला प्रभु जी, हम बोले ना तू यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रिप काटना है तुझे, यहाँ से यहाँ तक का। तेरे पास शार्प नाइफ है तो काटेगा ना, यहाँ से कट 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 कट, यहाँ आके रुकोगे। तो पहला एलिमेंट काटे जब x की वैल्यू है xi, और लास्ट एलिमेंट काटे जब x की वैल्यू है xf। तो इंटीग्रेट कर दिए फ्रॉम xi टू xf, बोलो हाँ कि ना। अरे सब समझ गए हो तो बता दो मुझे।
बेटा बेसिक ना एकदम अच्छे से बनाना चाहिए, बेसिक अच्छा नहीं होगा ना तो भाई फाउंडेशन ही कमजोर होगा तो बिल्डिंग कहाँ से मजबूत होगा। चलो आओ, पहले मैं ना आपको एक दो छोटे छोटे कार्यक्रम करके दिखाता हूँ, बड़ा आपको अच्छा फील आएगा। देखो आज आपको ना अपने ऊपर प्राउड फील होगा। आप बोलोगे यार हमने तो बड़ा महान काम किया है। देख इधर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो ग्राफ ऐसा दिखता है ना। आज जो है मान लो कामू के मन में आ गया, सर हमको ना ये वाला एरिया चाहिए और हमको ये वाला हर हाल में एरिया चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है। अब दिक्कत ये है कि मान लो ये वाला एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो अगर ये एक्स इज इक्वल टू 2 है तो वाई की वैल्यू 4 हो गई, ये वाला 4 हो गया। अब ये कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि हम बड़े आसानी से इसका एरिया निकाल लें। दिक्कत ये है कि ये कर्व्ड है। स्ट्रेट लाइन होता तब तो बड़ा अच्छा होता, तो ऐसा सीधा निकल ही आता है, क्योंकि है नहीं ना। तो इसका एरिया निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे सुनो। देखो इधर, हम क्या कर रहे हैं एरिया निकालने के लिए, जो अभी किए थे वही करने वाले हैं, फिर से कर रहे हैं, ध्यान से देखना और समझ लेना। मैंने एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे काट लिया, एक्स पे जाके dx थिकनेस का, एक्स के अलोंग होगा तो dx, वाई के अलोंग होगा तो dy। अब देखो ये वाला स्ट्रिप मैंने ऐसा कलर कर दिया है। अब इस वाले स्ट्रिप को हम 32x जूम कर रहे हैं, तो 32x जूम करने के बाद ये वाला स्ट्रिप अपने को दिखेगा। हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, सोच के बताना। ऐसा या अ, ऐसा। कलाकारी मेरे से ढंग से हुआ नहीं, समझ जाना आप। ये 1, ये 2, क्या लगता है आपको? 1। और 1 का जो एरिया होगा, देखो तो, जो स्ट्रिप हमने चूज करा है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप जो आएगा वो आएगा y इंटू डी एक्स। बोलो। अगर अपने को टोटल एरिया निकालना है तो क्या ऐसे ऐसे सारे वाई डी एक्स को ऐड कर दे? तो हाँ। तो एक टोटल निकालने के लिए बेटा लोग जरा ध्यान से देखना, हम वाई डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, लिमिट कहाँ से कहाँ डालोगे? लिमिट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों एक साथ मुझे बताओ, सारे बताएंगे कि लोअर लिमिट हम क्या लें, अपर लिमिट हम क्या लें। 0 2 0 2। अच्छे के भाई समझ के बोलना, रटने का नहीं है।
बोलो बोलो बोलो। सारे कह रहे हैं 0 to 2 ले लो बस, बिल्कुल। लेकिन अब तुम बोलोगे सर इंटीग्रेशन तो होगा ही नहीं। तो इस इंटीग्रेशन को सक्सेसफुली करने के लिए बेटा, जहां जहां अपने को इक्वेशन दिया हुआ है y = x², y की जगह x² डाल दो। समझ में आ रहा है कि आ जाएगा x³/3, तो 1/3 मैंने कॉमन ले लिया, और ये हो गया 2⁻³ - 0, यानी एरिया आ गया 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। अरे आ गया क्या, देखो। तो देखो आज हमने कितना मुश्किल वाला एरिया निकाला है, तो आपको फील आना चाहिए। बात समझ गए। तो अगली क्लास में थोड़ा सा हम और आपको ये इसके एप्लीकेशंस, कुछ अच्छे वाले एप्लीकेशंस थोड़ा समझाएंगे, ताकि आपको फील आएगा। भाई अरे लिमिट कैसे लेते, फील आया क्या सबको? मैंने देखा है बच्चे +2 पास कर जाते हैं, लेकिन उनको लिमिट लेना नहीं आता है। ये फील फील से आने वाला चीज है, ठीक है ना बेटा। तो अगली क्लास में हम लोग, ज़्यादा टाइम है नहीं, आधा घंटा इसमें, आधा 1 घंटा लगा के, और फिर हम लोग मोस्ट प्रोबेबली यूनिट एंड डायमेंशन शुरू कर देंगे अगली क्लास में। और आज तो नहीं, कल हम एक असाइनमेंट आपको भेजेंगे। सारे बच्चों को ट्राई करना है और व्हाट्सएप पे मुझे फाइल बना के भेजनी है। चलो, यही क्लास एंड करते हैं।